नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया के चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लाइन वेग के बारे में। पिछले लेक्चर में उपग्रहों की श्रृंखला में हमने बात किया था कि उपग्रहों में भारीहीनता का आभास क्यों होता है। किसी भी अगर अंतरिक्ष यान में जाएं तो उस अंतरिक्ष यान में भारीहीनता का महसूस क्यों होता है। आप लोग उस वीडियो को देखिए। और आज हमें बात करना है पलायन वेग के बारे में। टॉपिक लिखेंगे आज का पलायन वेग। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा पहले। एस्केप मतलब क्या होता है? भागना। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेग। मान लीजिए अगर हम इस मार्कर को उछलाते हैं, अगर इसको उछलाते हैं तो क्या हुआ? वापस से नीचे आ गया। वापस से नीचे आने का कारण क्या है? अगर इसको समझे तो क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, वह है गुरुत्वाकर्षण बल। इस पिंड के द्वारा इस वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वह वस्तु वापस से नीचे की ओर आ गया, जबकि हमने इसे ऊपर की ओर फेंका था। लेकिन जब हम इसको फेंकते हैं तो इसमें वेग होता है, जब हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई वेग है। अगर हम कहते हैं ऐसे इसको हम फेंकें कि पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए वो अंतरिक्ष में सीधा पहुंच जाए, समझिएगा। नॉर्मली तो अगर हम किसी वस्तु को अगर किसी स्पीड से फेंकें, किसी वेलोसिटी से फेंकें, तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ जाता है। लेकिन हम अगर ऐसा स्पीड ढूंढ लें जिस स्पीड से अगर हम किसी वस्तु को फेंकें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो क्षेत्र है उसको छोड़ के वो बाहर निकल जाए और कभी लौट कर नहीं आए, तो उस प्रकार के उस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो पलायन वेग आप कह सकते हैं वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह पृथ्वी या कोई भी ग्रह की बात कर लीजिए आप, ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहिए, क्षेत्र से बाहर निकल जाए। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और कभी वापस ना आए, तो वह न्यूनतम वेग ही क्या कहलाता है? पलायन वेग। पलायन वेग जिसको VE से डिनोट किया जाता है, वेलोसिटी एस्केप, दैट मींस एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? वह न्यूनतम वैल्यू है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ velocity that we can escape from the gravitational acceleration of that ग्रह। ठीक है, मतलब है अगर हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी की बात करेंगे ना, अगर हम पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी की बात करेंगे, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, याद रखिएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये मिनिमम है, याद रखिएगा, मिनिमम है, मतलब सबसे कम है। अब कईयों का सवाल आ जाता है 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से फेंकेंगे तो नहीं जाएगा। अरे भैया कह रहा है मिनिमम है, दैट मींस कि मिनिमम है, कम से कम इतना स्पीड से आपको फेंकना होगा, इतना वेलोसिटी से आपको फेंकना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पास करेगा, अदरवाइज वो पास नहीं करेगा। अब 12 किलोमीटर पर सेकंड से फेंके, बिल्कुल पास करेगा। 15 किलोमीटर पर सेकंड पास करेगा। मतलब इससे अगर अधिक वेलोसिटी, यह मिनिमम है, इससे आपको
कहीं न कहीं इसके बराबर या इससे अधिक की वेलोसिटी से आपको किसी वस्तु को बाहर फेंकना पड़ेगा, तभी आप पलायन वेग को समझ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर इस स्पीड को आप कैच कर पाए और फेंक पाए। देखिए, है ना, अगर हम पलायन वेग के सूत्र को देखें, पलायन वेग का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है? तो पलायन वेग का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, पलायन वेग का सूत्र जो होता है वह है आपका VE बराबर स्क्वायर रूट 2GR। यहां पर ये VE स्केप वेलोसिटी है और यहां G जो है वह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और रेडियस है ये R फॉर रेडियस। ठीक है, अगर हम इसको सिद्ध करने चलें तो इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। थोड़ा कोशिश करते हैं इसको हम सत्यापित कर सकें V बराबर 2GR कहां से आया। पलायन वेग का सूत्र क्या था? VE बराबर स्क्वायर रूट 2GR लिखिए, कैपिटल R या स्मॉल r लिखिए, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस डिनोटेशन का एक तरीका होता है। इसको समझने में हम दो तीन चीजों को मान लेते हैं। माना कि जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M है, और जिस वस्तु को हमें फेंकना है उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है? वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, और जो पलायन वेग है उसको VE से डिनोट कर रहे हैं। पलायन वेग को हम लोग VE से डिनोट कर रहे हैं, इसको समझिएगा। तो यहां पर अगर हम देखें किसी वस्तु पर को अगर हम पृथ्वी पर ऑब्जर्व करें तो वहां पर उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है? तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी तल पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होता है? तो हाफ mv स्क्वायर होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो यहां पर जो हमारा गतिज ऊर्जा होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह क्या होगा? इसको स्मॉल e से डिनोट कीजिए, हाफ m दैट मींस कि उस ऑब्जेक्ट का मास, इस m की बात कर रहे हैं, और जो वेलोसिटी होगा वह VE स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केप वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। किसी वस्तु को अगर हम फेंकते हैं तो उसमें जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी कितनी होगी? तो हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि हमको पता है गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। गति के कारण उत्पन्न किसी वस्तु के अंदर जो ऊर्जा होती है वही गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अगर हम उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा देखें जो ग्रेविटेशनल की वजह से होता है, वह क्या होगी? तो अगर हम बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी उसकी? इसको U से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल है Gm/r स्क्वायर इसी के बराबर या होता है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि गतिज ऊर्जा हम कहां जा रहे हैं? उसको भेज रहे हैं ऊपर की ओर, इसको कहां खींच रहा है? नीचे की ओर खींच रहा है। नीचे की ओर खींचने की वजह से जो गतिज ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा है, उसकी क्या है? आपकी माइनस में है, -Gmm/r। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है एक चीज कि अगर हम यहां पर संवेग ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को देखें, ऊर्जा यहां पर R होगा, याद रखिएगा Gmm/r होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक हमने लिख दिया था R स्क्वायर। चलिए, अगर हम देखें कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा क्या होती है? अगर हम बात करें यहां पर टोटल एनर्जी की बात करें, कुल ऊर्जा की, पता है कि
जब हम लोग ने देखा था, नहीं शायद इस वीडियो पे हमने चर्चा नहीं किया है, लेकिन हम लोग आगे चल के बात करेंगे ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। अगर मैं बात करूं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो कहता है ऊर्जा ना ही निर्माण हो सकता है ना ही इसका विनाश हो सकता है, यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। इसका अर्थ होता है कि हमेशा से किसी भी वस्तु की जो ऊर्जा होगी वह नियत होगी, मतलब कांस्टेंट होगी ही होगी। तो मतलब जो कुल ऊर्जा है, जो एनर्जी है, E बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पर 1/2 mVE² प्लस इसको यहाँ पर माइनस में लिखते हैं G m/r के बराबर होगा। ठीक है, मतलब है कि यहां पर दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो यह क्या होगा, बराबर होगा। और ये भी आप याद रखिएगा, अनंत पर अगर कोई वस्तु है उसकी जो कुल ऊर्जा होती है हमेशा 0 होती है। अनंत पर वस्तु की ऊर्जा अगर अनंत पर है, अनंत पर वस्तु की कुल ऊर्जा जो है वह एनर्जी बराबर 0 होती है। इसका मतलब है जो टोटल एनर्जी है वह 0 के बराबर है। इसी को हम इक्वेट करके देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हम यहां पर 0 लिख सकते हैं बराबर 1/2 mVE² प्लस माइनस माइनस G कैपिटल M बटे R और एक स्मॉल m। यहां पर अगर हम देखें तो जो स्मॉल m है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जो स्मॉल m है ये और ये एक दूसरे को कैंसिल अगर कर देता है तो यहां पर हम देखेंगे कि हमें क्या इक्वेट होके मिलता है कि हाफ, अगर हम यहां पर VE निकालना चाहें तो VE² बराबर जो है यहां पर आपको मिल जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2, तो 2gm बटे R हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसके ऊपर हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें कि पृथ्वी के ऊपर हम खड़ा है तो पृथ्वी के ऊपर किसी भी वस्तु का हमेशा से कुछ न कुछ गुरुत्वीय त्वरण होगा। यह हमको पता है कि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो G बराबर कैपिटल G m/r², ये होता है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं कि GR², हम कह सकते हैं ना, अर्थ की त्रिज्या है ना, तो RE कह सकते हैं और यहां पर हम इक्वेट करके लिख सकते हैं GRE² बराबर GM, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये मास किसका है, तो पृथ्वी का मास है ना, ये पृथ्वी का मास है, पृथ्वी का द्रव्यमान। हम इसको E से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको E लगा दीजिए यहां पर। ओके, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, पृथ्वी का द्रव्यमान। अगर हम इसको इक्वेट करके देखते हैं, इस दोनों को इक्वेट करते हैं, समीकरण जो 2 वाला है उसमें हमको इस GM का मान रख देना है। ठीक है, तो समीकरण by putting value of small लिख देता हूं मैं GM in equation 2, इक्वेशन 2 में इसका मान रख देते हैं। तो कैसे मान रखेंगे, तो देखते हैं हम लोग कि अगर हम यहां पर बात करें कि VE² बराबर 2gmr लिखा हुआ है, तो 2gmr gm के जगह पर हम लिख सकते हैं यहां पर GRE² लिख सकते हैं और यहां पर भी हम R लिख सकते हैं। तो यहां पर जो RE है वह क्या है, पृथ्वी का ही त्रिज्या है ना। इसका मतलब है यहां पर अगर RE एक कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा, एक ही RE बचेगा, है ना।
तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, और यहां पर 2 रहेगा अपना 2, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, अगर हम ऑब्जर्व करें तो बी ई स्क्वायर बराबर 2GRE, और अगर हमको इसको इक्वेट करना है तो VE बराबर 2GRE स्क्वायर रूट, है ना, क्योंकि स्क्वायर है इधर, तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी ग्रह पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर अगर हम देखना चाहें उसका जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है और जिस पिंड पर है उस पिंड की त्रिज्या पर भी डिपेंड करता है। इसका अर्थ होता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को जो मैं कह रहा हूं अभी, कि अगर त्रिज्या बढ़ी मतलब एस्केप वेलोसिटी बढ़ेगी ना, है ना, और अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हुआ तो एस्केप वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। मतलब जिस ग्रह का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम है उसकी एस्केप वेलोसिटी कम होती है, जहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा होता है वहां की एस्केप वेलोसिटी अधिक होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तब तक के लिए देखिए इस वीडियो को अच्छे से और बार बार इस चीज को अभ्यास कीजिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।